जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध कक्षपाल के लिए सेट प्रैक्टिस सेट संख्या 13 को देख रहे हैं। इसको में आपको यह भाग 2 वीडियो है। भाग 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, जिसको में 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न को देखा गया है। भाग 2 वीडियो में है आपको 51 से लेकर 100 तक प्रश्न को आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। वीडियो पूरा डिटेल से रहती है, प्रत्येक ऑप्शन को पूरा जानकारी के साथ में जो टॉपिक रहती है उसका भी पूरा जानकारी दिया जाता है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में बैठ जाइएगा। साथ में कलम और कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि एडिशनल नोट कराया जाता है। अगर वो नोट नहीं करिएगा तो आपको सेट मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ले उसका पूरा एकदम ऑपरेशन नहीं करते हैं, जब तक ले आगे वो टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आपसे छूट जाएगा। इसीलिए एकदम है कॉपी कलम ले करके बैठिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को लिंक को है लाइक करके इसको लिंक को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी है उसको में आप शेयर कर दीजिएगा। हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते तो अपना प्रश्न पत्र पे चलते हैं। हम लोग के आज पहला प्रश्न रहेगा 51 नंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाला ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया चुका है। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका वो जो पार्ट 1 का लिंक डाल दिया जाएगा, उसको माध्यम से भी देख सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट में सारे के सारा अपलोड किया रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला हम लोग का प्रश्न है, यानी कि 51 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस देश के है जो उत्तर प्रदेश है किस देश के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश हमारे भारत राज्य में जो है यह किस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेश से सीमा टच करती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको सही जवाब जो हो जाएगा, तो ये आपको नेपाल के साथ में सीमा साझा करती है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, नेपाल के साथ में। उसके बाद में है, अब नेपाल के साथ में तो देखें, अब नेपाल के साथ में किसका किसका सीमा और टच होता है, तो यह पूरा डिटेल जानिएगा, तो वही आगे वाला प्रश्न जो आएगी वो आपसे नहीं छूट पाएगा। चलिए देखिए, नोट करिएगा। नेपाल के साथ में जो है आपको उत्तराखंड के, यूपी के, बिहार के, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल के और सिक्किम के, इतना सारी को है आपको नेपाल के साथ में सीमा टच करती है भारतीय राज्य की। उसके बाद में भूटान बी ऑप्शन में दिया गया है। भूटान जो है, भूटान के साथ में देखिए किसका किसका सीमा टच करता है। असम का सीमा टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये जो आपको है चारों है, इसका सीमा टच करता है, पांचों का। आगे देखिएगा, उसके बाद पाकिस्तान है, अपना नल्ला पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सा सीमा टच करता है। एक गुजरात का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा और पंजाब का होगा। और लास्ट में देखें आपको यूटी में देखें तो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो है केंद्र शासित प्रदेश में चला आएगा, वो टच करता है। चीन के साथ में सीमा टच करता है, तो देखिएगा लद्दाख हिमालय प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा टच करता है चीन के साथ में। तो इससे अगर सीमा टच से आगे प्रश्न आ जाएगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। इस प्रकार के तैयारी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को है आपको एकदम दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दिए, ताकि परिवार जो है, चैनल का परिवार है, वो और बड़ा हो सके। देखिए 52 नंबर है। 52 नंबर में है कि 2025 अप्रैल 2025 तक कितने राज्य में विधान परिषद हैं। देखिए अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 6। अब कौन कौन सा है देख लीजिएगा एक बार, और यह कई बार प्रश्न आया भी है, तो ये आपसे छूट नहीं पाएगा, ऐसे ही सबके जुबान पे है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले को हम लोग जो है विधान परिषद है, उस देख लीजिए कौन कौन सा राज्य विधान परिषद है। विधान परिषद कौन कौन सा राज्य में है, देख लीजिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य में जो है आपको विधान परिषद है। अब हम लोग इसको डिटेल देखते हैं। जैसे में आपको ये कौन सा प्रावधान में है जो आपको विधान परिषद का गठन होगा, तो यह भाग 6 में 168 से लेकर के 212 तक जो संविधान में अनुच्छेद दिया गया है, यह विधान परिषद के गठन से या सारे नियमावली से दिया हुआ है। उसके बाद में आर्टिकल देखिएगा, अनुच्छेद 106(9), ध्यान रखें 106(9) है। यह बताता है कि विधान परिषद का संचालन कैसे होगा, निर्माण तथा संचालन की प्रक्रिया, यानी कि विधान परिषद कैसे बनाया जाएगा,
संसद द्वारा। तो इसको जो निर्माण की प्रक्रिया है और इसका जो संचालन की प्रक्रिया है, यह सारे 169 में दिया गया है। आगे देखिएगा, उसके बाद में जो है यह कैसी सदन है, यह आपको बताना है कि विधान परिषद जो है कैसी सदन है बाबू। तो यह जो है आपको ध्यान रखेंगे, यह सदन जो अस्थाई सदन है और इसका व्याख्या जो है आपको अनुच्छेद 172 के 2 में दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में कुछ है, यह कौन सा सेवा समिति सेवा निर्मित, ध्यान रखेंगे इसमें सेवा निर्मित की याद रखें, कई बार प्रश्न पूछा है। विधान परिषद के जो सदस्य होता है उनका सेवा निर्मिति का जो समय सीमा होता है, यानी कि रिटायरमेंट का समय होता है, तो यह प्रत्येक 2 साल में 1/3 भाग 1/3 हिस्सा जो है रिटायर कर दिया जाता है, उसके जगह पे नया भर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक है, इसको 3 माह के लिए या तो फिर 1 माह और बढ़ा सकता है, 4 माह के लिए रोक सकते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 माह मैंडेटरी है। विधानसभा द्वारा जो अगर पारित कुछ हो गया तो इस विधेयक के जो है आपको विधान परिषद के पास में मात्र 3 महीना का समय होता है रोकने का, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है। उससे ज़्यादा अगर कोई परिस्थिति आता है तो 1 माह और बढ़ाया जाता है। तो इतने सारे फैक्ट हम लोग देखें जो हम लोग के आगे एग्जाम में और किसी भी पॉइंट से एग्जाम इसमें विधान परिषद से पूछे तो हम लोग कवर कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग पढ़े हैं। देखिए 53 नंबर में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड है कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको अमृतसर पंजाब, ध्यान रखेंगे कहाँ, तो अमृतसर पंजाब में है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही जवाब है। 53 नंबर में जिसमें और इसका डिटेल देखते हैं, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। देखिए इसमें जो है आपको किस चीज़ का विरोध किया जा रहा था, इसमें जो विरोध किया जा रहा था बाबू कि जिसमें है आपको सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी किया गया था उसके विरोध में यहाँ पर एक सभा लगाया गया था, एक सभा बुलाया गया था, ध्यान रखेंगे। और इसको में जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको जो सभा हो रही थी, सभा पे अचानक जो है आपको गोली चलाने का आदेश दे दिया था जनरल ओडायर द्वारा, और उसके बाद में वहाँ कई सारे लोग हैं जख्मी हो बिल्कुल मृत्यु भागी हो जाता है। कई लोग भाग दौड़ में मर जाते हैं, कई लोग गोली से शिकार होकर मर जाते हैं। जैसे में देखिएगा उस समय जो गठित किया गया था हंटर समिति अंग्रेज के द्वारा, उसका रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 379 जो है सदस्य उसमें मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं, 1000 से प्लस है, बहुत सारे लोग भाग दौड़ में भी मर गए थे। लेकिन यह जो है आपको हंटर समिति के जो रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा देता है। उसके बाद में देखिएगा अंग्रेज के सहयोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जो है अंग्रेज के कौन सहयोग किया था, तो ये हंसराज नामक एक व्यक्ति था भारतीय, वही जाके बताया था कि यहाँ पर मीटिंग हो रहा है। उसके बाद में देखिएगा इसके विरोध में जो है आपको ये घटना हो, इसके विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि जो है आपको दे दिया था, वापस कर दिया था अंग्रेज के। आगे देखिएगा 54 नंबर, देखिए 54 नंबर में है बाबू कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर जो है यह लागू आपको हुआ था, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 17 को। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन जो है आपको सही जवाब हो जाएगा। चौवन नंबर प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था, यानी कि बाबू जीएसटी के बात कर रहा है, जीएसटी के बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका जो लागू हुआ था आपको 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अब हम लोग जीएसटी से संबंधित थोड़ा डिटेल को देखते हैं। जीएसटी से संबंधित अगर पूरा डिटेल को देखते हैं तो इसको में देखिएगा कि जीएसटी जो लाया गया था 101वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था बाबू, ये आपको नोट कर लेना है, कई बार प्रश्न में पूछा भी है। और यह जो है आपको 101वां संविधान संशोधन जो है यह आपको 2016 में, ध्यान रखें कब लाया गया था, तो 2016 में लाया गया था। और इसको लागू किया गया था कब, तो यह आपको 1 जुलाई 17 को लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। हम हर एक जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है आपको 1 साल पहले लागू 1 साल बाद होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। उस समय जो मंत्री थे आपको जीएसटी जिस समय लागू हुआ था उस समय आपको जो मंत्री जो थे अरुण जेटली थे। कौन थे बाबू, अरुण जेटली थे। दूसरा चीज़ में हम लोग को देखना है कि यह विदेश में कौन सा देश से सबसे पहले बार लागू हुआ था। जीएसटी बाबू सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था और 1954 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था,
1954 में लागू हुआ था और फ्रांस में लागू हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में देखिएगा कि जैसे वर्तमान में जीएसटी का स्लैब क्या है बाबू, वर्तमान में जो जीएसटी का स्लैब है वह आपको बताना है। तो यह आपको 22 सितंबर 2025 के अनुसार देखिए जीएसटी का स्लैब जो है आपको 5%, 18% और 40% मुख्य रूप से ये तीन वो स्लैब में बांटा गया है। इसके पहले डिफरेंस था, लेकिन 22 सितंबर के बाद में यह बदल गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, और यह जो है आपको 56वां जीएसटी परिषद बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, 55 नंबर में है भारत में लोहा का जो है प्रयोग कब से आरंभ हुआ था। देखिए बाबू, भारत में जो लोहा का जो प्रयोग है ना, ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब आपको हो जाएगा लोहा का जो प्रयोग है, लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से हुआ था बाबू, यानी कि डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको 55 नंबर के लिए सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। अब जो इसको में देखेंगे, जैसे हड़प्पा पूर्व काल में देखेंगे, हड़प्पा के पूर्व काल अगर देखते हैं, जैसे में आपको ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में देखिए हड़प्पा के पूर्व काल में जो है आपको इसमें तांबे, चमकता पत्थर और मिट्टी का बर्तन जो है इसको में जो है आपको समझिए कि मुख्य रूप से इसका प्रयोग मिलता था। और हड़प्पा सभ्यता को ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसमें कांस्य का भी प्रयोग होता था। उस समय है जब मोहर के लिए प्रयोग सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है, मोहर बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था, इसका भी प्रमाण मिला है। ऋग्वैदिक काल आपको दिख रहे हैं, सी ऑप्शन में ऋग्वैदिक काल दिखाई दे रहा हो, सी ऑप्शन में देखिएगा ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल के जो अब सबसे पहले समय जान लीजिए कि यह 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ले है, ऋग्वैदिक काल को माना जाता है। और इसको में जो है आपको मुख्य रूप से पशुपालन का सबसे ज़्यादा प्रचलन मिला है ऋग्वैदिक काल में, और वो खास करके पशुपालन में गाय सबसे धन्य माना जाता था। उस समय क्या माना था, गाय सबसे धन्य, यानी कि मुख्य रूप से जो आपको पूंजी माना जाता है अचल संपत्ति, उस समय गाय को माना जाता था, और गाय के लिए जो युद्ध भी कर दिया जाता था उस समय बाबू, इतना आपको ध्यान रखना है। गाय को उस समय गौ शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आपको देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल डी ऑप्शन में ही है। तो उत्तर वैदिक काल से देखिए इसका काल जो है आपको 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ले जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ले है आप उत्तर वैदिक का काल का समय काल का है। उसके बाद में इसका में जो प्रयोग होता था, लोहा का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिला है। उसको लोह अयस्क या संयाम अयस्क भी कहा जाता था, ध्यान रखना है। उसको हल बनाने में ज़्यादा प्रयोग होता था, कृषि भी इस समय होता था, ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ आपको काफ़ी है। आगे देखिएगा, उसके बाद में है आगे वाला प्रश्न है 56 नंबर में है बाबू कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला, ध्यान रखेंगे, लाल किला में चलाया गया मुकदमा उसके पक्ष में किसने बहस किया था। देखिए आपको आज़ाद हिंद फौज के जो सदस्य थे उसको पर जो सैनिक थे, तो लाल किला में इसका केस चलाया गया था बाबू। तो उस मुकदमे में कौन कौन व्यक्ति जो थे आपको वकालत इन लोग के बचाने के लिए कर रहे थे। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, देखिए भुल्ला भाई देसाई भी कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भी कर रहे थे, तेज बहादुर सप्रू भी कर रहे थे, और उपयुक्त इनमें से, यानी कि ये आपको डी वाला ऑप्शन है, इसको आप टिक लगा लीजिए बाबू। डी ऑप्शन आपको 56 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 56 नंबर के लिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और वीडियो को है जो आपको लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और सजेशन किस प्रकार के आप दे रहे हैं बहुत मायने रखता है, उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा आपको बेहतर सजेशन अगर आप दिए तो। दूसरे में आपको कमेंट करना है जैसे मैं आप वीडियो देखने के बाद में कैसा आपको प्रतीत हो रहा है, आपको जितना डिटेल मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पर आओ, इतना विशेष समय तो नहीं लगता है कि कोई करा सकता है। आप लोग के लिए फ्री में कंटेंट दे करके कराएगा, लेकिन फ्री में नहीं, पेड का कोर्स लेना पड़ेगा तब जाके कराएगा। लेकिन उसका भी खासियत है बाबू कि पेड कोर्स ले लीजिए आप, किसी को चेहरा देख करके, अब पढ़ाने वाला कोई और रहेगा। एक ही वीडियो या के बाबू अपलोड किया जाता है, लेकिन यहाँ है कि नहीं, वो कंटेंट नहीं मिलेगा, पूरा के पूरा एकदम रिफ्रेश कंटेंट मिलेगा। 57 नंबर में देखिएगा, द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था बाबू। इसका प्रकाशन जो है आपको 1780 में आपको सही जवाब हो जाएगा, 1780 में, यानी कि ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब होगा, 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। अब इससे हम लोग डिटेल देखते हैं, जैसे बंगाल गजट जो है
छोटा डेट पूछ देगा बाबू, एक चीज़ याद रखिएगा 1780, लेकिन अगर छोटा डेट पूछ देगा तो 29 जनवरी याद रखिएगा। जब पेपर हार्ड करना रहता है तो छोटा डेट दे दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 29 जनवरी 1780 को जो बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समय जो है ना, यह भारत से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। क्या था बाबू? बंगाल गजट है भारत से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार है, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। भारत का प्रथम जो आपको पत्रिका कह सकते हैं, प्रथम अखबार था 1780 में 29 जनवरी को। किसके द्वारा बाबू? इसका संस्थापक कौन सा थे? तो आपको J.A. हिक्की याद रखिए, J.A. हिक्की, J.A. हिक्की। ऐसे पूरा नाम है जेम्स आस्टम, ध्यान रखेंगे, जेम्स आस्टम हिक्की, यानी तो J.E. हिक्की याद रखिएगा। उतना में आपको ऑप्शन देखते आपको समझ जाइएगा। दूसरे चीज़ में आपको देखिएगा, ये कैसी पत्रिका था बाबू? तो यह साप्ताहिक थी और यह इंग्लिश में प्रकाशित होती थी, ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है। इसको जो है आपको 80 में स्टार्टिंग हुआ था, और उसके बाद में है जो आपको 82 में इसको बंद कर दिया गया था। 82 में बंद कर दिया गया था, अंग्रेज सरकार द्वारा एलिगेशन लगा दिया था कि यह जो है आपको प्रतिक्रिया है, विरोधात्मक प्रतिक्रिया देता है, इसके लेकर के उसको बंद कर दिया था, सारे सामानों को जब्त कर लिया गया था। आगे देखिएगा 58 नंबर में है, नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ? प्रस्तुत किया गया था। देखिए वो प्रस्तुत किया गया था, कई बार यह प्रश्न आ चुका है, तो ये आपको देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है बाबू, ध्यान रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट जो आपको है, इसके आपको सही जवाब हो जाएगा अगस्त 28, ऐसे याद रखिए, नेहरू अगस्त 28। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए अब देखते हैं इसको से हम लोग डिटेल। जैसे नेहरू रिपोर्ट जो है, यह आपको अगस्त 1928 में आया था, और यह जो द्वितीय सर्वदलीय, देखिए यह द्वितीय सर्वदलीय सम्मेलन 1928 बम्बई में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के चुना गया था। उसी समय हमको निर्णय लिया गया था, बताया गया था द्वितीय में कि जो है आपको ये भारत के सचिव लॉर्ड जो है बेकरनेट, ऐसे कुछ था, लॉर्ड बेकरनेट था, भारतीय को चुनौती दिया था कि अपना भारत के लिए ये जो है आपको एक संविधान निर्माण करिए, और ऐसा संविधान निर्माण करिए जिसको में आपको सभी दल का सहमति बन सके, जिसको में क्या सभी दल का सहमति बन सके, ठीक है। और तो उसी के बनाने के चक्कर में जो ये तीसरा बार में प्रस्तुत किया गया था, और इसी को आपको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और इसका एक और नाम है बाबू, नेहरू रिपोर्ट है। ये नेहरू रिपोर्ट का एक और, जब पेपर हार्ड करेगा तो दे देगा कि भारत में डोमिनियन संविधान का जो है ना, आपको डोमिनियन संविधान का खाका कहा गया है, ध्यान रखेंगे, डोमिनियन संविधान का खाका भी आपको नेहरू रिपोर्ट के कहा गया है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता है? प्लान हॉलीडे है ना बाबू, ये आपको 1966 से लेकर 69 तक ले जो है आपको प्लान हॉलीडे रहा, यानी कि पंचवर्षीय योजना इस समय लागू नहीं था। उस समय अपर्याप्त कारण बन गया था, कई युद्ध हो गया था और कई सारे कारण है उसका लिया गया था। हम लोग उतना नहीं, हम लोग देखते हैं कि जैसे पंचवर्षीय योजना पर थोड़ा सा फोकस करा देते हैं बाबू। देखिए पंचवर्षीय योजना है, इसको इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। क्या करते हैं बाबू? प्लानिंग कमीशन कहा जाता है योजना आयोग को। देखिए इसका जो कार्य है ना, आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक जो है प्लानिंग करना है बाबू। इसका कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का काम कुछ ही है, आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग करना है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था बाबू, 15 मार्च 1950 को हुआ था। इन निकाय किस प्रकार के निकाय है पूछता है कि पंचवर्षीय योजना या जो आपको है योजना आयोग किस प्रकार के निकाय है, आपको संवैधानिक है या असंवैधानिक है? तो ध्यान रखेंगे बाबू, आपको योजना आयोग जो है, योजना आयोग असंवैधानिक है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन इसको जो है आपको ध्यान रखेंगे, लेकिन इसको वैधानिक प्रधानता इसको प्रदान दिया गया है, माने कि संवैधानिक नहीं है, यह असंवैधानिक है, लेकिन ये वैधानिक है, वैधान कर दिया गया है, बनाया गया है। आगे देखिएगा, इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे आपको जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ देगा योजना आयोग का तो गुलजारीलाल नंदा थे, गुलजारीलाल नंदा थे। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखिए, जैसे में
इसका तो सही जवाब आपने बी देख लीजिए, ठीक है। अब इसको में हम देखते हैं, पहला पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56। डेट आप देखते चलिएगा बाबू, 51 से लेकर के जो है आपको 51 से लेके 56 तक ले प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा है। और इसको में हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और इसको में कृषि का मुख्य उद्देश्य था, कृषि पर फोकस था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चलता है बाबू। 1956 से लेकर के 1961 तक चलता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसको में जो है आपको पूर्ण औद्योगिकरण पर बल दिया गया है और यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। उसके बाद में तीसरा पंचवर्षीय योजना है 61 से लेकर 66 तक ले। तीसरा पंचवर्षीय योजना रहा है बाबू 61 से लेकर 66 तक रहा है। और इसमें जो हरित क्रांति इसी समय आया था। हरित क्रांति जो है आपको गेहूं और चावल सबसे अधिक जो उपज बनी है, तो आपको हरित क्रांति जो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई है। गरीबी रेखा देखिए, गरीबी जो है, गरीबी खत्म करने की जो नारा है वो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था बाबू। चौथी पंचवर्षीय योजना का डेट देख लीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर 74 तक चलता है बाबू। यहाँ से जहाँ से देख रहे हैं ना, 69 से लेकर के आपको 74 तक ले जो है आपको चलता है चौथी पंचवर्षीय योजना। और उसी के पहले जो है आपको 66 से 69 के बीच में जो प्लान हॉलीडे हो गया था, ध्यान रखेंगे। और इसी समय जो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में ही है 69 से लेकर 74 तक ले, इसी में ही आपको इसरो का स्थापना किया गया था। तो इतनी सारी फैक्ट हम लोग देखें। 60 नंबर प्रश्न को देखिए कि तनवा परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया था बाबू। देखिए तनवा परियोजना जो है आपको यह तमिलनाडु में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। ए ऑप्शन आपको सही जवाब है, तमिलनाडु में। अब देखिए तनवा आपको लिखा है इंग्लिश में भी लिखल रहेगा ना, तो आप उसको पकड़ लीजिएगा, ध्यान रखेंगे, उसको इंग्लिश में भी पकड़ लीजिएगा। TAN और WA। TA से तमिलनाडु और W से वोमेन के लिए है और A से एग्रीकल्चर है। आगे देखिएगा 61 नंबर है। 61 नंबर में आपको यहाँ पर जो है आपको देखेंगे, इसको आपको 55.8% हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह जो है आपको संवैधानिक श्रम संवैधानिक जो सांविधिक 61 नंबर सांविधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2000 जो है आपको 23 में जून 24 के लिए प्रकाशित हुआ था। इसके अनुसार भारत में पर जो आपको श्रम बाल भागीदारी देखिए 55.8% बताया गया है। 62 नंबर प्रश्न है बाबू। 62 नंबर में है कि इनइक्वलिटी, ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी इन टू द नेचर एंड कॉलेज, यानी कि कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मुख्य रूप से आप द वेल्थ ऑफ नेशन याद रखिएगा, ये आपको द वेल्थ ऑफ नेशन है एडम स्मिथ द्वारा। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा वो, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। एडम स्मिथ द्वारा जो है द वेल्थ ऑफ नेशन को प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 62 के बाद में 63 नंबर देखिए। 63 नंबर यहाँ पर आपको मैथ है बाबू, इसका सही जवाब आपको 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ आपको देखिए 64 नंबर में रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको यह डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी पिता की बहन, डी ऑप्शन आपको सही जवाब है 64 नंबर को, इसको आप देख लीजिएगा। 65 नंबर है बाबू कि 65 नंबर है, इसका सही जवाब आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में जो है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर। कई बार यह प्रश्न आया है, लेकिन हम लोग इससे डिटेल में भी जानेंगे, तो वही आपको जो है इससे आगे थोड़ा सा प्रश्न जो अल्टर करेगा, चेंज करेगा, हार्ड करेगा, तो आपसे छूट ना पाए। देखिए इसका सही जवाब जो आपको 746 वाट हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे 746 नहीं होता है, इसका वास्तविक जो होता ना है, आपको अगर वास्तविक मान कभी कभी ऑप्शन में दे देगा तो ध्यान रखेंगे इसका वास्तविक मान जो होता है ये 745, ध्यान रखेंगे 745.7 होता है बाबू, 745.7 होता है। लेकिन उसको हम लोग आमतौर पे इसको 746 वाट कहते हैं। देखिए एक अश्व शक्ति है बाबू, यह शक्ति के एक इकाई है और यह जो है कार्य करने के दर को मापता है। अश्व शक्ति क्या करता है बाबू? कार्य करने को दर को मापता है, ध्यान रखेंगे इतना। तो एक आपको इसका ऐसा ही मात्रक आपको वाट हो जाता है,
ये आपको शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, आपको याद रखें, शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको वाट होता है। और एक वाट जो है आपको 1 जूल/सेकंड के बराबर होता है। हम लोग थोड़ा सा कुछ और याद कर लिए, थोड़ा सा और पॉइंट याद कर लीजिए बाबू। जैसे में आपको याद कर लेना है कि 1 किलो वाट आपको लिखा रहता है ना, 1 किलो वाट, 1 W लिखा रहेगा, तो 1 किलो वाट जो है बाबू आपको 10⁻³ वाट के बराबर होता है, यानी कि 1000 से गुना करना पड़ता है। 1 मेगावाट होता है, वो 1 MW लिखा रहेगा, 1 मेगावाट होगा। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। फिर उसके बाद में होता है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट होता है बाबू, जिसको में GW लिखा रहेगा, GW लिखा रहेगा, यह 10⁻9 वाट के बराबर होता है। यह आपको एडिशनल फैक्ट था जो हम आपको नोट करा दिए हैं। 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर में है कि आर्लन किसका बहुलक है। तो आर्लन जो बहुलक है बाबू, ध्यान रखें, बी ऑप्शन इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। एक्रिलोनाइट्राइल को एक्रिलोनाइट्राइल का है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 68 नंबर। 68 नंबर में है मिलान करना है बाबू। इधर आंदोलन दिया गया है और इधर देखिए उसका मुख्य व्यक्ति दिया गया है, प्रमुख व्यक्ति दिया गया है, नेता दिया गया है। चिपको आंदोलन जो है आपको सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, नर्मदा बचाओ जो है आपको मेघा पाटेकर के द्वारा, और चिपको एगो होता है बाबू, एगो अचिपको होता है। देखिए, चिपको मतलब पेड़ से चिपक जाना होता है, और चिपको मतलब कि पेड़ से चिपकना नहीं, उसको गोद लेना कहा जाता है। उसको क्या कहता है, वो गोद ले लेना कहता है। तो आपको इसको हो जाएगा पांडुरंगन हेगड़े हो जाएंगे, यानी कि सी का 4। देखिए उसके बाद में है मौन घाटी आंदोलन जो है आपको सलीम अली थे बाबू, सलीम अली थे। इस हिसाब से जो आपके सही जवाब इसका हो जाएगा, इसका सही जवाब आपको ए ऑप्शन देख लीजिएगा, ए ऑप्शन आपको इसका सही जवाब मैच करेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर में। आवाज़ में देखिएगा, थोड़ा सा माइक नहीं डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ में कुछ हो सकता है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। आप लोग सहयोग करिए, सहयोग बढ़ाइए, ताकि सारे व्यवस्था इतना आपको कर रहे हैं, तो सारी व्यवस्था के साथ में धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ, आप लोग सहयोग बढ़ाइए। देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है किसके बराबर होता है, ये आप इसके लिए आपको क्या सही जवाब होगा देखना है। तो आपको देखिए, आपको सामने 4 ऑप्शन है, क्या सही जवाब होगा। इसके लिए सही जवाब आपको देखिए, नाभिक में प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। नाभिक में जो होता है बाबू, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और नाभिक में देखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहता है, और नाभिक के चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आपको एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता दूं, ये तीनों का खोज बता देता हूँ, ये तीनों का खोज याद रखे। जैसे प्रोटॉन का खोज याद रखें, प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने 1917 में किया था। हालांकि उस समय जो है प्रोटॉन को जानकारी बताने वाला था गोल्डस्टीन नहीं बताया था। उसके बाद में न्यूट्रॉन का खोज है चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक 1932 में। और इलेक्ट्रॉन का खोज बाबू, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन। तो आपको याद रखिएगा, एक तरफ लिखिएगा पेन जीटीसी, इतना में आपको सूत्र बैठ जाएगा, ट्रिक है। आगे देखिएगा 70 नंबर में है, बंदूक से गोली दागने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना यानी धकेलना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। बाबू, ये न्यूटन के तीसरा नियम के उदाहरण है। इसमें बताया गया है कि किसी पर आप बल लगाते हैं तो वो चीज़ भी आप पे बल लगाता है, यानी कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। अगर कोई के आप एक थप्पड़ मारे हैं गाल पे, तो गाल के द्वारा आपके हाथ पे भी लगा दिया जाता है बल। देखे हैं, किसी को पीटते हैं तो आपको भी चोट लगता है। तो यह न्यूटन के तीसरा गति यहाँ काम करता है, तीसरा नियम काम करता है। प्रथम नियम में देखिएगा, प्रथम नियम जो है बाबू, प्रथम नियम में बताता है कि जड़त्व का नियम, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो चाहता है कि हम वही अवस्था में रहें, उसको जब तक लोग कोई कार्य नहीं करिएगा उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो प्रथम नियम ये बताता है कि जड़त्व का नियम दर्शाता है। द्वितीय नियम में है बाबू, द्वितीय नियम से जो है आपको बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा होता है F बराबर ए में होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद तृतीय नियम से क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया आपने देखे हैं, जैसे बंदूक से गोली निकलना, किसी के गाल पे थप्पड़ मारना। उसके बाद में आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है, न्यूटन ने अपना जो गति का नियम दिए थे, ध्यान रखेंगे, न्यूटन ने जो है अपना गति का नियम दिए थे, ये कब दिए थे बाबू।
तो यह आपको एक प्रिंसिपिया नामक बुक में 1667 में दिए थे, 1667 में दिए थे, लेकिन अपना काम उसमें 1666 से ही कर रहे थे। तो मोस्टली आपको 1687 सॉरी याद रखिएगा, 1687 याद रखिएगा। आगे देखिए 71 नंबर में है, आपको कथन ए दिया गया है और कारण दिया गया उसका। देखिए कथन ए पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद में कारण में क्या है कि वे नम और छायादार स्थान में उगते हैं और निषेचन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कहा गया कि ए और दो दोनों सही है। क्या है, ए और आर दोनों सही है, और ए जो आर जो है ए का सही व्याख्या भी है। तो ए ऑप्शन आपको 71 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 72 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 72 नंबर। मैक संख्या, देखिए बाबू, मैक संख्या का उपयोग किसकी गति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए मैक संख्या है ना बाबू, आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये जो आपको सुपरसोनिक विमान है उस ध्वनि के गति के सापेक्ष में रहता है, यानी कि ध्वनि के गति के बराबर या उससे अधिक रहेगा, तो उस प्रकार के ध्वनि के जो है आपको मैक संख्या से नापा जाता है। ध्यान रखेंगे उस समय के उस संख्या को, उस समय स्पीड को मैक संख्या से नापा जाता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि जहाज की गति है, एक है हवाई जहाज और एक जहाज होता है, तो जहाज की गति को जो है अभी नोट में मापा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर करिएगा, नहीं नोट करिएगा तो आपके हाथ से गोल्डन चांस खो जाइएगा, और जब आगे प्रश्न 6 टर्न करेगा तो उस समय आप पछताइएगा। देखिए याद करिएगा, जैसे में है कि मैक संख्या जो है आपको विमान में आपने देखे हैं, बताए हैं कि यह गति के जो है ध्वनि के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, ध्वनि के सापेक्ष लगभग ध्वनि के चाल के बराबर में इसको स्पीड बढ़ाया जाता है, वही मैक संख्या नापेगा बाबू। सूत्र इसका होता है कि वस्तु के चाल बट्टा में माध्यम में ध्वनि के चाल होता है, वस्तु के चाल बट्टे माध्यम में ध्वनि के जो चाल है यह उससे भाग दे दिया जाता है। इसका सूत्र है मैक संख्या निकालने का। देखिए गति नापने का, यह जहाज आपने देखे हैं, जैसे लड़ाकू विमान है, मिसाइल है, अंतरिक्ष यान है, ये सब के जो गति है मैक संख्या में ही माप पाता है। जैसे देखिएगा, अब ये कोई छोटा सा पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये पॉइंट से आपको डिसाइड हो जाएगा, मिसाइल में भी आपको चलाता है। सी ऑप्शन तो आपने देखे हैं कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जैसे प्रश्न आपको दे रहेगा बाबू कि जैसे मैक संख्या है, मैक संख्या अगर 1 से बड़ा रहेगा तो उसको सुपरसोनिक कहा जाएगा। क्या कहे बाबू, सुपरसोनिक कहा जाएगा। यदि यही मैक संख्या है, यही अगर मैक संख्या 1 से छोटा हो जाएगा तो इसे आपको जो है सब सोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आपको सब सोनिक कहते हैं। अगर यही जो मैक संख्या है, यही आपको मैक संख्या है, लगभग में इप्सिलॉन बराबर अगर हो जाए 1 के, तो यह जो है आपको ट्रांससोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांससोनिक कहा जाता है। इस प्रकार की मिसाइल जब आगे आता है बाबू, देखिएगा एक आता है, ये अगर एम की जो संख्या, एम जो है मान की मैक संख्या है, अगर यह 5 से अधिक हो जाए, अगर 5 से भी अगर मैक संख्या अधिक हो जाएगा तो यह हाइपरसोनिक आ जाता है। और आजकल की जो है आपको सेनाओं में हाइपरसोनिक मिसाइल दिया जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल दिया जाता है बाबू, ये आपको ध्यान रखेंगे, जो आपको ध्वनि के चाल से भी ज़्यादा स्पीड चलता है। 73 नंबर है, किसी आदर्श मशीन की दक्षता है कितनी होती है। आदर्श मशीन, देखो कोई भी मशीन होता है उसका काम करने का जो दर है ना, हमेशा वो 100% काम करता है। मशीन 10% या 20% काम नहीं करता है, मशीन हमेशा 100% काम देता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है 74 नंबर। 74 नंबर में जो है आपको पीएच स्केल पर 7 का मान दर्शाता है। देखिए बाबू, पीएच स्केल पर अगर 7 आ गया है ना तो यह उदासीन है। यह क्या है बाबू, उदासीन है। अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय है, अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो क्षारीय है। अम्लीय के प्रतीक में जैसे नींबू देख लीजिए बाबू, 7 से नीचे होता है यह अम्लीय है, और वही क्षारीय में देख लीजिए, ब्लड देख लीजिए बाबू, थोड़ा सा क्षार टाइप के लगता है तो यह ब्लड है, ब्लड क्षारीय होता है। ब्लड का आपको कमेंट करके बताना है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। देखिए आगे देखिएगा, 75 नंबर है। 75 नंबर प्रश्न है बाबू। 75 नंबर में दिया गया है कि पादप कोशिका का भित्ति का मुख्य घटक क्या है। देखिए वो पादप कोशिका है, पादप कोशिका
पादप कोशिका का मुख्य घटक आपको सेलुलोज हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे देखिएगा, पादप कोशिका जो है आपको कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर संरचनात्मक परत बनता है। सेलुलोज जो है आपको कोशिका भित्ति में आपको बाहर एक परत बनता है और वही परत जो है पेड़ के जो है आपको शक्ति प्रदान करता है या फिर जो खड़ी रहने में स्टेबल रखने में बनाता है। देखिए, जिसे है कोशिका सेल कहा जाता है। पादप कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक सेलुलोज है। समझे, ये आपको समझिए कि पादप कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक है वह सेलुलोज होता है। आगे देखिएगा, जैसे काइटिन कवक है। काइटिन कवक जो है आपको कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है और आर्थ्रोपोडा है जो बाह्य कंकाल में भी काम आता है। ध्यान रखेंगे, ये आपको बताया गया है काइटिन कवक के बारे में। ये वाला ऑप्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। लिपिड कोशिका है। लिपिड जो आपको डी ऑप्शन में दिए हैं, लिपिड कोशिका का जो है आपको प्रमुख घटक होता है वो लिपिड है। यह कोशिका के प्रमुख घटक होता है। क्या होता है वो? लिपिड जो है कोशिका के प्रमुख घटक होता है। देखिए आगे देखिएगा, 76 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 76 नंबर, इंसुलिन हार्मोन का स्रावित किस ग्रंथि द्वारा होता है? इंसुलिन का स्रावित जो है आपको यह अग्न्याशय द्वारा, पैंक्रियाज यानी कि लैंगरहंस द्वीपिका के द्वारा होता है। यानी कि आपको इसके लिए सही जवाब सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको में देखिएगा, जैसे में इंसुलिन है जो एक महत्वपूर्ण हार्मोन है और जो शरीर में जो रक्त है, शरीर में जो आपको शर्करा है ना बाबू, शरीर में शुगर की मात्रा, शुगर के पेशेंट देखे हैं तो यह ग्लूकोज को स्तर को नियंत्रण करने का काम करता है। अगर वह इंसुलिन स्रावित कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है या तो फिर ब्लड को डायलिसिस कराना पड़ता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उत्पादन और स्रावन जो है दोनों आपको अग्न्याशय के द्वारा ही होता है। इंसुलिन का उत्पादन जो है तो यह अग्न्याशय के द्वारा ही होता है। ध्यान रखेंगे। इंसुलिन शरीर के कोशिकाओं के रक्त में ग्लूकोज लेने और ऊर्जा के लिए उसका जो उपयोग करने की जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है बाबू, ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है। इसमें प्रश्न कट रहा होगा। हाँ, अब देखिए सही है, पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, आगे देखिएगा, इसको 77 नंबर में देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है बाबू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका है बाबू कि सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड लोकेशन प्रदान करना। यानी कि जो लोकेशन है आपको एकदम बिल्कुल इनक्रिप्टेड, लीक नहीं होगा, कंप्यूटर इसको पढ़ ही नहीं पाएगा, इनक्रिप्टेड होता है। तो बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब होगा। ध्यान रखेंगे। और यह जो वीपीएन है यह इंटरनेट से, खास करके इंटरनेट के आपको डेटा शेयरिंग, डेटा हैकिंग से बचाने का ये काम करता है। और यह जो है आपको असुरक्षित नेटवर्क पर संचार करते समय सुरक्षित और गोपनीयता को बढ़ाने का काम करता है वीपीएन। वीपीएन आजकल मोबाइल में यूज होता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा 78 नंबर में है। 78 नंबर प्रश्न है बाबू कि 78 नंबर में दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो माउंट मकालू किन दो क्षेत्र के सीमा पर स्थित है? तो यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है बाबू। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 68 नंबर के लिए। नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत के सीमा पर 76 नंबर के लिए। उसके बाद में देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न होगा 76 के बाद में, 78 के बाद में, 78 के बाद में, 78 के बाद 79 देखिए। हाँ, 79 आपको है। 79 आपको सामने है। क्या आप लोग का सही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, हमें तो लग रहा है कि साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए 79 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, यह प्रश्न कई बार सेट में भी आया है, एग्जाम में भी आया है, इसके लिए ध्यान देकर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला जो है अंगोला कौन सा देश बन गया है? अंगोला जो देश बना है बाबू, अंगोला देश बना है। ध्यान रखेंगे, इसका आपको सही जवाब होगा यह 123वां देश बन गया बाबू, 123वां देश बन गया है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, अंगोला। और देखिएगा यह जो है आपको 123वां देश बना है और इसका उद्देश्य जो है आपको सौर ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देना है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है, इसका जो है आपको उद्देश्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा संगठन है यानी कि गठन है,
तो गठबंधन है, इसका मुख्यालय है आपको हरियाणा में है बाबू, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। कहाँ है? भारत के हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है। और अंगोला दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अंगोला कहाँ स्थित है बाबू? तो यह आपको दक्षिण अंगोला जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसका राजधानी है आपको लुआंडा है और मुद्रा आपको क्वाइज है। आगे देखिएगा 80 नंबर है। 80 नंबर में दिया गया बाबू कि मई 2025 के जो योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यह योग महोत्सव का जो आयोजन है बाबू, यह आपको नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। 2025 वाला बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। देखिए उसके बाद में देखिए, जैसे में यह 2 मई 2025 को नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। और यह जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 21 जून को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर 2014 से इसको घोषित किया गया बाबू। कब घोषित किया गया योग दिवस का? तो 11 दिसंबर 2014 से घोषित किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 15 में हुआ था। देखिएगा, ध्यान रखें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 15 में हुआ था, क्योंकि 14 में घोषित ही हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 है बाबू। 2025 का थीम क्या है? थीम बहुत प्रश्न पूछता है। तो थीम है एक पृथ्वी एक स्वस्थ। एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, एक स्वस्थ के लिए योग, ध्यान रखेंगे, योग। और ये नासिक महाराष्ट्र में। और 27 में जो है आपको नासिक महाराष्ट्र में 2027 में महाकुंभ का आयोजन भी होगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 81 नंबर में संचार मित्र जो योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? संचार मित्र, देखिए संचार मित्र योजना जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर में बाबू, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं में बैठक के बीच में अधिकतम कितना अवधि होना चाहिए? 3 महीना का अवधि होना चाहिए। 3 महीना के बाद में आपको दोबारा फिर बैठक कराना अनिवार्य पड़ता है। 82 नंबर के लिए सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में देखिएगा 83 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, 180 डिग्री देशांतर पे खींची गई है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपको मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है, ये आपको बताना है। इसके लिए सही जवाब माउंट जो है आपको पोपा, ध्यान रखिए, माउंट आपको पोपा है, यह मृत ज्वालामुखी है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर है बाबू, 85 नंबर में है कि स्टेटेलाइट जो है आपको स्थानांतरित निर्मित है। तो ये स्थलाकृत जो है आपको निर्मित कहाँ है, कैसे होता है? तो ये निर्मित जो है आपको भूमिगत, देखिएगा इसको में जो आपको भूमिगत जल के द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है, भूमिगत जल के द्वारा होता है। 86 नंबर में है कि अमेजन वर्षा वन स्थित है। अमेजन वर्षा वन है आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, आपको मिलान करना है। जैसे देखिए बिल्ली है आपको यूएसए में चलता है, बिल्ली आपको है यूएसए में चलता है, कंफ्यूजन है, बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में चलता है, सॉरी, बिल्ली आपको ऑस्ट्रेलिया में चलता है। 87 नंबर के देखिएगा, बिल्ली है आपको ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, हरिकेन है आपको यूएसए में चलेगा, टाइफून है आपको चीन में चलेगा। इस हिसाब से आपको प्रश्न देखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 88 नंबर में है। 88 नंबर में दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? बाबू 10 करोड़ अनुमानित है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। देखिए बीच में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों फोकस हम लोग को प्रश्न पर आना चाहिए। देखिए बीच में बकवासी ज़रूरी नहीं है, यह कोई मुद्दा की बात नहीं है। समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत टफ है आजकल। एक सीट के लिए 1,000 लोग फाइट कर रहे हैं, एक सीट के लिए बाबू। तो इस हिसाब से कम, जब तक ले कंस्टेंट बना करके नहीं अगर पढ़िएगा और बात बतंगड़ में रहिएगा तो फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है बाबू पढ़ने से। वो तो घर पे बैठ करके अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा आपको मन लगता है कमेंटबाजी चाहे इस सब के साथ जवाब देना, तो हम जवाब नहीं देते हैं इसीलिए, क्योंकि वो काम का चीज़ नहीं है। काम का चीज़ पे हम लोग बात करने आए हैं, कीमती समय दे रहे हैं, तो हम लोग काम पे बात करेंगे। 89 नंबर है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना आपको हुआ था, ध्यान रखें, इसका स्थापना जो है आपको 82 में हुआ था बाबू। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 1982 में हुआ था। 90 नंबर में है,
प्रति हेक्टेयर प्रति प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो यह जो है आपको लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। ये आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा 90 नंबर प्रश्न देखिए। 90 नंबर में है कि प्रति हेक्टेयर तो देखिए 91 नंबर देखिए, तटरक्षक बल की स्थापना, तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था? ये आपको तटरक्षक बल है, इसका स्थापना जो है आपको 1 फरवरी 1977 को हुआ था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ये 92 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर में देखिएगा, देखिए आप 1 नंबर इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न खास करके बिहार स्पेशल है, और यह स्पेशल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज ही कल ही है जो आपको इसको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाले हैं और टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाले हैं। कौन कौन सा पर्व किसके किसके महत्व रहता है, कहाँ के लिए मनाया जाता है। तो सामा चकेवा बिहार के एक जो त्यौहार है, और ये त्यौहार में रिश्ता समर्पित होता है भाई बहन का बाबू। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। भाई बहन का ये रिश्ता समर्पित होता है, यह पर्व है। जैसे में आपको रक्षाबंधन होता है वैसे ही। आगे देखिएगा 92 नंबर के बाद में 93 नंबर में देखिए। 93 नंबर में है बाबू। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए 93 नंबर है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद 368 का संबंध, 368 का संबंध बाबू है कि आपको संविधान का संशोधन से है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में 94 देखिएगा। 94 में दो संख्याओं का एलसीएम तो है, आपको इस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैथ है इसका, आपको 594, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर भी आपको मैथ ही है, इसका जो आपको 38 आंसर आएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 38 आंसर आएगा। उसके बाद में 96 नंबर प्रश्न है। 96 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि जैसे हाल ही में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ने जो एक सड़क नाम जो आपको बोडो जनजाति के नेता जो उपेंद्र नाथ बराह के नाम पर रखा गया है, तो यह दिल्ली में रखा गया बाबू। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और देखिए यह जो आपको प्रैक्टिस सेट है, या प्रैक्टिस सेट के बाद में आपको चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसको PDF डाल दिया जाता है, वो भी आंसर सहित डाल दिया जाता है, आंसर सहित डाल दिया जाता है। 96 नंबर देख लीजिएगा। 96 नंबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आपको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसका जो सही जवाब होगा आपको माइक वाल्टज को, यानी कि ये ऑप्शन आपको सही जवाब, माइक वाल्टज को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में देखिएगा, जैसे में आपको 98 नंबर है। 98 नंबर में दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे प्रकलन समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो यह संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए। AI आधारित वास्तविक समय पर चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, तो यह शायद आपको बना है, हाँ यह आपको मध्य प्रदेश बना है बाबू। क्या बना है? मध्य प्रदेश बना है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब आ जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न 100 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 3 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा संविधान कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, कमेंट करके ये आपको बताना है। तो हम इजी क्वेश्चन है, अगर ये कमेंट नहीं करेंगे तो आपको समझिए कि नहीं पढ़ाई कुछ है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई पे, और मेहनत आप कर रहे हैं। तो और मेहनत नहीं करना है बाबू, बहुत कम समय बचा हुआ है और बहुत एग्जाम टफ होते चला जा रहा है। अगर अभी नहीं लीजिएगा तो आगे चल करके और एग्जाम टफ हो जाएगा। इस हिसाब से आप दिल लगा के पढ़िए। वीडियो को अंत तक देखे हैं तो वीडियो में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करके जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करके लिंक को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसमें नया दोस्त जुड़ सके, अपना परिवार जो है आपको बड़ा हो सके। लेते हैं इस वीडियो से विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।